चलिए सभी लोगों को नमस्ते। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग 107 नंबर जो टेस्ट हुआ है आपका, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट करके और देखते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तो कई बार आपके सामने में आया है और इजी क्वेश्चन है। कहता है जब किसी साबुन के बुलबुले की बात करते हैं तो मेरे भाई सोप बबल्स की बात होती है। और याद रखिएगा जो साबुन का बुलबुला होता है इसमें दो लेयर होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें दो लेयर होता है और जो पानी का बुलबुला होता है उसमें एक लेयर होता है। और जब भी बुलबुला बनेगा तो याद रखना अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर हमारा कम होता है। तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर सोप बबल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर सोप बबल्स की बात कर रहे हैं। और जब भी सोप बबल्स की हम बात करेंगे तो बबल्स तो हमारा बनेगा, तो इसके अंदर जो खाली होता है तो इसके अंदर हमारा क्या होगा? तो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा, हमारे वायुमंडलीय प्रेशर जो बाहर का प्रेशर होगा उससे हमेशा ज्यादा होता है। जब भी सोप बबल्स हमारा बनेगा तो याद रखना अंदर का प्रेशर, जो वायुमंडलीय प्रेशर हमारा बाहर का प्रेशर इसके चारों तरफ का प्रेशर होता है, उससे हमेशा ज्यादा होगा, तभी ये बबल्स बनेगा, अदरवाइज बबल्स नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन में कहता है हमारा, ये भी एक क्वेश्चन है चूंकि कई बार पूछता है इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब कहता है कि साबुन के बुलबुले को क्या कर देना है? तो आवेशित किया जाता है। तो जब आवेशित करने की बात करते हैं ना, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक ही चार्ज से उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से चारों सरफेस, पूरा चारों तरफ से पूरा उसके आउटर सरफेस को क्या करते हैं, तो वो चार्ज कर देते हैं। यानी कि इस पर हम मान लेते हैं, अगर हम प्लस चार्ज को अगर रख रहे हैं, इसका मतलब प्लस चार्ज ये चारों तरफ से हमारा मौजूद है। इस पर साबुन का जो बुलबुला है इस पर चारों तरफ से हमारा प्लस चार्ज मौजूद है। और जब मेरे पास प्लस चार्ज मौजूद होगा तो जाहिर सी बात है कि हम कहते हैं कि समान चार्ज के बीच में या समान आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये बात सभी को पता होगा कि समान आवेश के बीच कैसा होगा? तो समान आवेश के बीच जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? तो प्रतिकर्षण बल कहते हैं। समान आवेश के बीच जो बल लगता है उसको प्रतिकर्षण बल कहा जाता है। और जैसे ही प्रतिकर्षण बल लगेगा तो मेरे भाई जो सोप बबल्स हैं उसके साइज को ये बड़ा कर देगा। तो जो सोप बबल्स हैं उसके साइज क्या हो जाएंगे? तो बड़े हो जाएंगे। तो सोप बबल्स का साइज क्या होगा? तो यहां पर बढ़ जाता है। सोप बबल्स का साइज बढ़ जाएगा, यानी उसकी त्रिज्याएं बढ़ जाएगी, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपको, लेकिन ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन आपके सामने में आता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। जब भी हम किसी भी सोप बबल्स को चार्ज करते हैं या वाटर बबल्स को चार्ज करते हैं, किसी एक समान आवेश से चार्ज करते हैं, तो याद रखना कि हमेशा उसमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और जब भी प्रतिकर्षण का बल लगता है तो दोनों एक दूसरे को धकेलता है, रिपेल करता है, तो हमारा साइज जो था बबल्स का बढ़ता चला जाता है, यानी उसकी त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। साइज बढ़ना मतलब त्रिज्या बढ़ जाना। इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और सोप बबल्स बनने के लिए, या सोप बबल्स हमारा तब तक बना रहेगा जब तक कि अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर कम होगा। अगर अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो फिर बबल्स डिफ्यूज कर जाएगा, फट जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे इसको अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट जो हमारा है, कहता है कि शरीर की सतह से पसीना बहता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के स्किन के नीचे में स्वेट ग्लैंड होता है। आप नाम सुने होंगे मेरे भाई, हमारे शरीर में क्या होता है? तो एक स्वेट ग्लैंड होता है जिसको हम लोग श्वेत ग्रंथि कहते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड होता है, ये कहां पर होता है? तो ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे होता है। और ये स्वेट ग्लैंड से क्या सिक्रेट करता है? तो कहेंगे इसी से पसीना सिक्रेट करता है, इसी से पसीना का सिक्रेशन होता है या पसीना बाहर आता है। इसी से पसीना क्या होता है मेरे भाई? सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। इसी से पसीना सिक्रेट होता है यानी कि स्रावित होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं। अब यहां पर बात आता है कि अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं जिससे पसीना का सिक्रेशन हमारा होता है, वो कह रहा है कि पसीना बहना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पसीना बहना, पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। पसीना बहना जल द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। जल की हानि निर्भर करती है किस पर? तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम पसीने बहने की बात करते हैं तो पसीना जब कभी भी हमारे शरीर से पसीना हमारे शरीर से खत्म होता है तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण।
तो आपको एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये शरीर है और हमारे हमारे शरीर से क्या होता है, तो पसीना बाहर इवेपरेट करता है। तो यहां से अगर पसीना बाहर होगा, यहां से अगर पसीना अगर बाहर होता, पसीना बाहर होता है, या पसीना हम कहते हैं कि यहां से इवेपरेट कर जाता है, पसीना वाष्पीकृत हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो पसीना में पसीना क्या हो जाता है, कहेंगे सीधा लिखेंगे, पसीना वाष्पीकृत कर जाता है। ये पसीना वाष्पीकृत कर जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए आप देखते होंगे अगर आपके बॉडी पर पसीना बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे पसीना खत्म हो जाता है, इसका मतलब वो हमारा धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होता है ना, सबसे वेरी स्लो प्रोसेस होता है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है हमारा फास्ट होता है, वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होता है वो वेरी स्लो होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रख लीजिएगा उसको भी। तो शरीर से पसीना वाष्पीकृत कर जाता है। अब जब शरीर से पसीना वाष्पीकृत करेगा, इसका मतलब है मेरे भाई, यहां पर वाष्पीकरण की दर को हम लोग यहां पर जानेंगे। अगर हम लोग यहां पर वाष्पीकरण की दर की अगर बात करते हैं, तो जो वाष्पीकरण की दर होगी, ये फास्ट या स्लो, अगर मान लेते हैं वाष्पीकरण की दर अगर फास्ट होती है, अगर वाष्पीकरण की दर फास्ट होगी तो पसीना जल्दी हमारे शरीर से निकल जाएगा और ठंडक भी फील करते हैं। जहां से पसीना वाष्पीकृत करता है उस जगह ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण की दर अगर हम बात करते हैं, वाष्पीकरण की दर हमारा फास्ट है या स्लो है, अगर हम इसकी अगर बात करते हैं, ये किन किन पैरामीटर पर निर्भर करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब पर भी निर्भर करेगा, सॉरी वायुमंडलीय ताप पर भी निर्भर करेगा। अगर वायुमंडलीय तापमान की बात करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। हम लोग जानते हैं कि बाहर का वातावरण अगर हमारा गर्म होता है तो पसीना वाष्पीकृत बहुत जल्दी हो जाता है, तो वायुमंडलीय तापमान पर भी निर्भर करेगा। साथ ही साथ ध्यान रखना कि आर्द्रता की हम बात करते हैं, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये आर्द्रता जिसको नमी कहते हैं, हिंदी में नमी कह लीजिए, जो पानी की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा अगर वायुमंडल में होती है, तो मेरे भाई ये नमी अगर आर्द्रता अगर कहां पे हो, अगर हमारे वायुमंडल की अगर बात करते हैं, हमारे वायुमंडल में अगर पहले से नमी कम होता है तो वाष्पीकरण की दर फास्ट होती है, पसीना जल्दी सूख जाता है। तो ये दो चीज तो हमारा इंपॉर्टेंट है कि तापमान भी है और दूसरी चीज हमारा क्या है, आर्द्रता। और तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है, चलो वाष्पीकरण की दर फास्ट के हिसाब से बता देते हैं। तो वाष्पीकरण की दर फास्ट कब होगी, पसीना जल्दी सूखेगा कब, तो वायुमंडलीय तापमान ज्यादा होने के कारण। आर्द्रता क्या होना था, आर्द्रता कम होने के कारण हमारा होगा। और उसके बाद मेरे भाई आता है कि जो हवा बहती है उस हवा की गति क्या होनी चाहिए, हवा की गति तेज होनी चाहिए, हवा की गति क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। तो आप ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि हमारा पसीना जल्दी वाष्पीकृत कर जाता है, पसीना जल्दी वाष्पीकृत कर जाता है, इस बात को ध्यान रखना, जल्दी वाष्पीकृत कर जाता है। तो पसीना जल्दी वाष्पीकृत कर जाएगा, इसका मतलब पसीना की दर क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और पसीना वाष्पीकरण की दर फास्ट होनी चाहिए। इसका मतलब वाष्पीकरण की दर फास्ट होने के लिए ये कंडीशन हमारा है कि ये फास्ट कब होगा, जब तापमान अधिक होगा, ये फास्ट कब होगा, जब आर्द्रता कम होगा, और ये फास्ट कब होगा, जब हवा की गति बहुत तेज गति से चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ केवल वातावरण के तापमान पर, केवल वातावरण की नमी, नमी का मतलब आर्द्रता, तापमान, आर्द्रता, इस बात को ध्यान रखना। ये जल तो हमारा नहीं होगा। हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको कह रहा है पसीना बहना द्वारा जल की हानि होती है, हमारे शरीर में जल की हानि होती है कि नहीं होती है। आप जानते हैं मेरे भाई कि शरीर से अगर ज्यादा पसीना निकलेगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, तुम्हारे शरीर से पसीना के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। तो अगर हानि निर्भर करती है, पसीना अगर ज्यादा किसी को निकल रहा है तो इन सभी पैरामीटर पर वो निर्भर करेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब इस पर भी निर्भर करेगा, इसका मतलब इस पर भी निर्भर करेगा, पसीना ज्यादा हमारा निकलेगा तो पानी में, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, ये दोनों पैरामीटर पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, साथ साथ ये भी होगा हमारा। तो कहेंगे ये दोनों सही है, ये हमारा नहीं होगा। हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहां पर सी डी ऑप्शन को टिक आउट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला कहता है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था और एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान को कहां पे, पटरी पर रख करके जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। उसका कारण क्या है, तो 2 बार आवाज सुनाई देती है। हम लोग जानते हैं साउंड ट्रेवल करता है, सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी साउंड ट्रेवल करता है, गैस में भी। तो जाहिर सी बात है हमारे वायुमंडल में हवा है, उसके माध्यम से भी हमारा साउंड ट्रेवल करके उसके कानों में पहुंचेगा। दूसरी बात, जो पटरी है जिसमें कान सटाए हुए हैं, उस पटरी की बात करते हैं, उसको ठोस कहते हैं, उसमें भी हमारा साउंड ट्रेवल करता है। इसका मतलब उसको 2 बार सुनाई देगा। और हम सभी लोग जानते हैं किसी भी ठोस में साउंड हमारा फास्टर ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू द्रव और गैस की बात करते हैं। तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई 2 बार इसलिए सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि का वेग इस्पात में
वायु के वेग से क्या होती है, अपेक्षा से अधिक होती है। इसलिए ध्वनि का वेग आपको इस्पात जो आपका स्टील था या फिर हम कहेंगे लोहा था, पटरी था, उसमें जल्दी सुनाई दे देता है, और फिर दोबारा जो सुनाई दे रहा है वो हवा के माध्यम से कान में आ रहा है, तो वो भी हमारा हो जाएगा। इसलिए बोला गया है वायु की अपेक्षा वेग में इस्पात क्या होता है, ध्वनि का वेग अधिक होता है, इसलिए दो बार सुनाई देता है। इस बात को अगर मान लेते कि इस्पात का भी वेग, इस्पात में भी उतना ही वेग होता, वायु में भी उतना ही वेग होता, तब एक ही बार सुनाई देता, लेकिन दोनों अलग अलग वेग से चलता है, इसलिए दो बार सुनाई देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको बताना है कि 100 वाट के एक बल्ब, कितने बल्ब की बात कर रहा है, इतना 100 वाट का, 100 वाट का एक ही बल्ब की बात कर रहा है। एक ही बल्ब को लिया गया है और कितना घंटा तक इसको जलाया जाता है, हम लोग 4 घंटे तक जलाते हैं, स्विच ऑन करके रखते हैं। तो बताइए हमारे घरों में ये ऐसा करते हैं हम लोग, और उसमें पूछा गया कितना इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूनिट में खर्चा करते हैं, ये आपको बताना है। कितना विद्युत ऊर्जा आप इकाई में खर्चा करते हैं, यूनिट में खर्चा करते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए ये आप कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको कई बार बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप यूनिट कैलकुलेट कीजिए, और यूनिट कैलकुलेट जब भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो खपत करते हैं उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, किलोवाट आवर। याद रखना, दूसरा कुछ भी नहीं। किलोवाट एक साथ है और घंटा आवर एक साथ हमारा है। अब इस फार्मूला में बैठा देंगे। अगर यहां पर वाट दे रखा है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 100/1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाट हमारा किलोवाट बन जाएगा। इसका मतलब इस किलोवाट के जगह पर हम लोग यहां पर 100 वाट को इतना लिख सकते हैं, कहेंगे 100 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 100/1000 किलोवाट हमारा हो गया। कितने घंटे यूज करते हैं, तो इसको 4 घंटे यूज करते हैं, 4 आवर्स की बात कर रहा है। दूसरी बात ध्यान रखना, कितने बल्ब की बात कर रहे हैं, तो एक ही बल्ब लगाया गया है, और इसमें यह नहीं बोला है कि कितने देर तक या कितने दिनों के लिए बोला गया। तो सिंपल हम लोग कहेंगे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे रैंडम। अब 2 0 से 2 0 हमारा चला जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो हम कहेंगे 4/10 बचेगा, इतना किलोवाट आवर हमारा हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना एक बात और, कि हम लोग जानते हैं एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खपत करते हैं वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। जब एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है तो क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि 4/10 हमारा यूनिट हो जाएगा। इतना यूनिट का हमने खपत किया, और इतना यूनिट कहने का मतलब है 0.4 यूनिट कह सकते हैं। यानी आप क्या किए, तो आप इतने यूनिट का खपत किए जब आप 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटा मात्र जलाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह चीज मिला। तो आप सीधा कहेंगे इसमें से हमारा 0.4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खपत हुआ है, तो 400 यूनिट तो नहीं होगा, 25 यूनिट भी नहीं होगा, 4 यूनिट भी नहीं होगा। आंसर कितना यूनिट होना है, तो 0.4 यूनिट हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सीधा आप कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, और इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे 0.4 यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है उसको समझिएगा, क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे भाई। क्या हो गया, हेलो हेलो हेलो, हाँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उस पर फोकस करना। कहता है कि आर त्रिज्या की साइकिल का पहिया तो सभी लोग देखे होंगे, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो उसका त्रिज्या आपको आर कह दी। ये साइकिल का पहिया है, चलो थोड़ा सा गोल सर्कल बनाते हैं। ये हमारा क्या, तो एक साइकिल का पहिया है, और ये साइकिल का जो पहिया है इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या आर है। और कहता है साइकिल के पहिए के उच्चतम बिंदु के संदर्भ में, उच्चतम बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसके संदर्भ में बोला गया उच्चतम बिंदु के संदर्भ में किसी सीधी सड़क के अनुदिश, सीधी सड़क कहने का मतलब है अगर गाड़ी का पहिया चलेगा तो सीधी सड़क पे ही चलेगा, यहां पर सीधी सड़क मान लिया गया है। इसको क्या मान लिया गया मेरे में, तो कहेंगे इसको सीधी सड़क में ऐसे रोल करा दिया गया है, इसको सीधी सड़क पर रोल करा गया इस तरह से। चलो इसको ऐसे समझते हैं, 3D नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ये सीधी सड़क है और इस पर इसको क्या करा दिया गया, तो कहेंगे ऐसे करके रोल करा दिया गया है। एक सीधी सड़क है जिस पर क्या कर दिया गया, इसको तो रोल करा दिया। ये सीधी सड़क है, इस पर रोल करा दिया, एक्चुअली में से फ्लैट है और ये रोल करा दिया गया। तब कहता है कि उच्चतम बिंदु के संदर्भ में सीधी सड़क के अनुदिश पहिए को आधा चक्कर लगाने की बात कर रहा है। मेरे भाई कितना चक्कर, अंडरलाइन कर लेना, आधा चक्कर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा आधा चक्कर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है।
इतना क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब किससे है, तो आधा चक्कर से मतलब है। हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई, अगर मान लेते हैं हम एक चक्कर की अगर बात करते हैं, एक चक्कर में मतलब क्या, एक कंप्लीट साइकिल यहां पे था तो रोटेट करते हुए यहीं ये बिंदु पहुंच जाएगा। इसका मतलब एक चक्कर का मतलब होता है हम एक साइकिल की बात करेंगे, और जब एक चक्कर कोई भी चीज पूरा लगाएगा तो ये कितना दूरी ट्रेवल करेगा, तो उसके पेरीफेरी के बराबर दूरी ट्रेवल करेगा। तो एक साइकिल में कितना दूरी ट्रेवल करेगा, तो कहेंगे दूरी जो ट्रेवल करेगा तो वह 2πr दूरी ट्रेवल करेगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? एक चक्कर में कितना दूरी ट्रेवल किया, तो इतना दूरी ट्रेवल किया। अब मेरे भाई जब एक चक्कर में इतना दूरी ट्रेवल किया है, एक चक्कर में जब हमारा इतना दूरी ट्रेवल किया है, तो ऐसी परिस्थिति में दूरी तो पता चल गया, लेकिन एक चक्कर में अगर आपसे विस्थापन अगर पूछ लेता है, अगर आपसे विस्थापन पूछ लेता है, तो ये पता चलेगा कि जिस बिंदु पर पहले था एक चक्कर अगर लगेगा तो ये यही का यहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर हमारा सेम हो जाता है, यहीं हो जाएगा, तो विस्थापन की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट जब साइकिल होता है, जब कंप्लीट साइकिल होता है, इसका मतलब है उसके लिए विस्थापन की वैल्यू 0 होती है, लेकिन दूरी का मान कितना होगा, तो 2πr होगा। हम लोगों को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हम लोगों को कह रहा है कि आधा चक्कर जब लगाता है मेरे भाई, जब आधा चक्कर लगाने की बात करेगा, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए वो कहना क्या चाह रहा है। आधा चक्कर कहने का मतलब क्या, आधा चक्कर मतलब ये आधा चक्कर होता है, पूरा चक्कर मतलब क्या होता है, ये पूरा चक्कर होता है। यहां तो आधा चक्कर की बात कर रहा है, इसका मतलब आधा चक्कर मतलब ऐसा ही करेगा, और जब ऐसे ही करेगा तो इसका मतलब मेरे भाई हमसे विस्थापन की बात अगर करेगा तो कहेंगे विस्थापन हमारा कौन होगा। मान लेते हैं कि यहां से चक्कर लगाना शुरू किया, आधा चक्कर की हम बात कर रहे हैं नीचे में, इस बात को ध्यान रखना, हम यहां पर हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, यहां से चलना शुरू किया और ऐसे करके यहां पर पहुंच गया। तो मेरे भाई आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपसे दूरी पूछेगा इस केस में तो क्या कहोगे, तो एक चक्कर में जब 2πr होगा तो आधे चक्कर में कितना होगा दूरी, तो कहेंगे 2πr का आधा हो जाएगा, और 2πr का आधा कितना होगा, तो कहेंगे πr हो जाएगा। लेकिन विस्थापन कितना होगा, एक चक्कर में तो विस्थापन 0 होता है, लेकिन आधे चक्कर में विस्थापन कितना होगा, तो यहां से चल करके यहां पहुंचा, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं सर कभी भी विस्थापन निकालते हैं ना, तो वो सीधी रेखा में जो हमारा होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन का जो होगा, या फिर जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, वही होगा। तो यहां से यहां जाना है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता, शॉर्ट कौन सा होगा, तो सीधा रास्ता होगा। तो जो विस्थापन होता है ना वो हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है। विस्थापन कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन में होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी की बात कर रहा है, और आपको ये पहले ही आगाज कर दिया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो r है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी r है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी भी r होगी। तो बताओ मेरे भाई यहां से यहां तक का विस्थापन कितना होगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन में 2r हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं इस चीज को। मेरे भाई हमने दूरी कैलकुलेट किया, जब आधा चक्कर की बात कर रहा था दूरी इतना है, और हमारा क्या कहते हैं विस्थापन इतना है, तो यहां कह रहा कि दूरी विस्थापन बराबर होगा। यहां πr है तो यहां 2r है, कभी बराबर हो सकता है, नहीं होगा, काट देंगे। दूसरा कहता है कि जो दूरी और विस्थापन की बात करते हैं, तो कह रहा कि विस्थापन हमारा ऐसा है और दूरी हम ऐसा। मेरे भाई एक बात याद रखना, आपको जिंदगी में कभी भी एक चीज याद रखना चाहिए कि दूरी ऑलवेज विस्थापन से बड़ा होता है। दूरी जो है ऑलवेज विस्थापन से बड़ा होता है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। दूरी कह रहा है कि विस्थापन से छोटा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये ऑलवेज का मतलब ऑलवेज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ही होता है। हमेशा क्या होता है, जो दूरी होता है, ये दूरी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होता है, कहेंगे विस्थापन होता है। ये चीज आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। स्टेटमेंट मेरे भाई ये कभी भी किसी भी सूरत में हमेशा होगा। तो ये दूरी नेगेटिव कह रहा, सॉरी दूरी हमारा विस्थापन से कम कर रहा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये खत्म हो गया। हाँ विस्थापन क्या 2r है, हाँ बिल्कुल मेरे भाई विस्थापन हमने कैलकुलेट किया, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया, 2r हमारा मिल रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। और हम लोगों को आधा चक्कर के लिए बोला था, तो हम आधा चक्कर की बात करेंगे, हम कंप्लीट चक्कर की हम बात नहीं करने वाले हैं। इसीलिए मेरे भाई हम इस पर नहीं जाएंगे, हम इस पर जाएंगे। तो कंप्लीट के लिए ऐसा होगा, तो आधे चक्कर के लिए हमारा ऐसा होगा। बताइए इतना बात क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? आवाज नहीं जा रही है क्या? एक बार मेरे भाई बताइएंगे मेरी आवाज जा रही है कि नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। कहता है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य। देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है,
अब तुम कहेगा सर डायरेक्ट आया है, नहीं, बीपीएससी 3.0 में, बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। और मैंने बहुत बार बोला था कि ऐसे कंसेप्ट को याद रखिएगा। मैंने कल भी शायद बता रहा था, तो उसमें भी मैंने ये जिक्र कर ही दिया था कि जो वर्क डन हमारा होता है, जो वर्क डन हमारा होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन हमारा किसके बराबर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वो चेंज का मतलब डेल्टा, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन याद रखना मेरे भाई, थ्योरेटिकल ये कंसेप्ट भी हमारा होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ते हैं तो। और इसी को जब हम शॉर्ट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो उसके लिए मेरे भाई इसको तोड़ करके हम आपको लिख देते हैं, इस फॉर्मूला को दीवार में चिपका लेना, क्योंकि इस पर फॉर्मूला पर क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। और ये हो जाएगा तुम्हारा जो हमारा फाइनल जो वेग होता है उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल जो वेग होगा उसका स्क्वायर, और इतना फॉर्मूला तुम्हारा वर्क डन के लिए याद रखना। तो मैं ये फॉर्मूला कब लगाना है वो भी ज्ञान होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमको तब लगाना है, ये फॉर्मूला हमको तब लगाना है जब किसी भी वस्तु में धक्का देकर के उसकी गति को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। और तब कार्य पूछा है, क्या पूछा है, कार्य पूछा है। वर्क डन मतलब कार्य पूछा है, कितना होगा, धक्का देकर के गति बढ़ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आ गया, तो कार्य पूछ रहा था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे बन जाएगा। आपके पास डेटा दे रखा है, आप लगा दीजिएगा, आंसर एग्जैक्ट आपका आ जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर ही तो कार्य है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट मेरे भाई पूरी तरीके से सही है, और आपसे सही स्टेटमेंट भी ढूंढ रहा है। अगला कहता है कि किसी वस्तु की चाल को बढ़ाने पर, अगर आप किसी वस्तु की चाल बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो बताइए उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। अगर मेरे भाई गति बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन यहां गतिज ऊर्जा का मान क्या कह दिया कि कम हो जाता है, जो कि टोटली रॉन्ग है मेरे भाई। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो केवल और केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, तो आप सीधा कहेंगे केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है, और आप सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ए। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ए, बिल्कुल मेरे भाई राइट है। और फॉर्मूला दीवार में चिपका लेना जो मैंने लिखा है। टीआरई 3.0 में क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आते रहता है, रिपीट भी करते रहता है, उस समय दिमाग नहीं काम करेगा, और जो मैंने बोला है उस पर भी फोकस करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कहता है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, मेरे भाई जब ध्वनि तरंग की बात करते हैं वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वहां पर ध्वनि का अपवर्तन हो जाता है। माध्यम जैसे चेंज करेगा ध्वनि का अपवर्तन हो गया, चलो माध्यम चेंज किया, ध्वनि का अपवर्तन हो गया, और जैसे ही माध्यम चेंज करेगा तो उसकी सब कुछ बदल जाती है, उस तरंग का सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो कह रहा है कि जब गमन करती है तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं आता है, सब कुछ बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा, एक लाइन में कहानी सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कहेंगे सीधा कहेंगे आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये हमारा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगी। इसका मतलब मेरे भाई ये सब बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगी, तो आवृत्ति सिर्फ नहीं बदलती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए। केवल 3 जो है वो आपका क्या होगा, तो ये नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। और तीसरे ऑप्शन में आपको आवृत्ति, ये नहीं बदलेगा, ये सब बदल जाता है, ये नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में से किस संबंधन द्वारा घरेलू विद्युत तार का स्थापना मूलतः की जाती है, आपको बताना है मेरे भाई। और पिछले बार ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि घर में अगर वायरिंग कराते हैं तो कैसे कराते हैं। तो घर में जब वायरिंग होती है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग घरों में वायरिंग कराते हैं, और हम लोग जब घर बनाते हैं तो उस घरों में क्या कराते हैं, तो घरों में वायरिंग होती है। वायर को हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर में हर जगह फैलाते हैं। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो समानांतर क्रम में होता है। कैसा होता है मेरे भाई, तो समानांतर क्रम समूहन में होता है। यानी कि समानांतर क्रम समूहन कहने का मतलब हमारा पैरेलल ग्रुपिंग होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जितने भी डिवाइसेस हमारे लगेंगे सभी में वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, सभी में वोल्टेज बराबर मिलेगा। जितना भी डिवाइस लगेगा सब में वोल्टेज बराबर मिलेगा। तो समानांतर क्रम समूहन के लिए वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, लेकिन जो करंट है वो बदल जाता है, करंट के मान में फ्लक्चुएशन आ जाता है, करंट हमारा कांस्टेंट नहीं होता, ये याद रखना है। तो घरों में वायरिंग करेंगे तो समानांतर क्रम समूहन और वोल्टेज सभी में क्या मिलेगा,
मिलेगा तो बराबर मिलेगा। इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे पैरेलल कनेक्शन करेंगे, और पैरेलल कनेक्शन हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी में है, इस बात को ध्यान रखना। और जब कभी भी समानांतर क्रम समूहन हम लोग करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का जो मान होता है, टोटल रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाएगा, इतने सारे तार होंगे, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, जिसका सबसे कम होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था और श्रेणी क्रम में हमारा और क्या था, बढ़ जाता है। अगला कहता है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था कि कौन सा नियम लेंज के नियम पर आधारित है। टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन आपका आया है, लेंज लॉ पर क्वेश्चन 2.0 में क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लेंज लॉ की बात करते हैं, और लेंज लॉ पर क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन आपका पूछा था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया था। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, तो हम लेंज लॉ की हम बात कर रहे हैं। अब ये लेंज लॉ हमारा जो होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है, याद रखना। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा आधारित होता है। ये किस पर आधारित होगा, तो सीधा याद रखना, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक लाइन में कहानी सिंपल है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा क्या होगा, तो ये आधारित होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेंज लॉ हमारा जो काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, जिसको आपको एक लाइन में याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस जो आपके सामने आते रहता है। और इस स्थिति में क्या करते हैं, जब लेंज लॉ की बात करते हैं तो उस लेंज लॉ से हम लोग क्या करते हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट होता है उसकी दिशा का पता लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो इस लेंज लॉ से हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखना इस बात को भी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर आप क्या कहेंगे, या इंड्यूस्ड करंट की हम बात करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट की अगर बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की दिशा पता लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसकी दिशा प्राप्त करते हैं, इसी की दिशा पता लगाते हैं, दिशा पता लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हम लोगों को मिलता है या इंड्यूस्ड करंट जो हम लोगों को मिलता है वो फैराडे के लॉ, सॉरी फैराडे कहते हैं, वो किससे मिलता है मेरे भाई, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फ्लेमिंग के रूल से पता चलता है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है ना, उसी से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बारे में पता चलता है, उसके परिमाण के बारे में पता चलता है। लेकिन दिशा पता लगाने के लिए, उस इंड्यूस्ड करंट का दिशा पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो लेंज लॉ हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखना जो लेंज लॉ हमारा होता है ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। और सीधा आप टिक आउट करोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। आपको ये तो याद रखना ही रखना, यही लाइन पूछा था बीपीएससी 2.0 में, और ये लाइन भी याद रखना है, इसकी दिशा का पता लगाता है, इस बात को याद रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, कोणीय संरक्षण की बात करें, संवेग संरक्षण, ये हमारा अलग होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग आंसर सही करके बताते हैं, एक बार जल्दी से फटाफट बताइए। आप सीधा बात समझ लीजिए मेरे भाई कि जब कभी भी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं या फिर हम लोग क्रांति कोण की बात करते हैं, इन दोनों के लिए कंडीशन होता है। हम क्रांति कोण की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर लेते हैं। तो क्रांति कोण, या फिर अगर हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम कह रहे हैं, तो जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम कह रहे हैं। तो ये दोनों जो चीजें होती है इसके बारे में याद रखना, जब भी ये घटना घटेगी, ये जब घटना घटेगी, ये तब घटना घटेगी जब प्रकाश हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। इसका कंडीशन ही है, इसका कॉमन कंडीशन, इस बात को ध्यान रखना। इसका कॉमन कंडीशन यानी कि कॉमन शर्त होता है, और यह शर्त आपको आना चाहिए। जब प्रकाश किधर से किधर जाती है, तो याद रखना कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो यह घटना घटता है। जब प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह घटना घटती है। इस बात को याद रखना, ये इसका कंडीशन है। और कभी भी मेरे भाई प्रकाश हमारा विरल से सघन नहीं होगा, जब भी प्रकाश होगा तो वह सघन से विरल होगा, यह बात याद रखना है। ये इसका शर्त है कि प्रकाश जब भी ट्रेवल करेगा तो वह सघन से किधर जाएगा, तो विरल में जाएगा।
सघन से किधर जाएगा, तो विरल में जाएगा। इसका ये कंसेप्ट है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो मेरे भाई पहला स्टेटमेंट मेरे भाई किसी भी सूरत में हमारा क्या, तो राइट है। पहला स्टेटमेंट किसी भी सूरत में हमारा राइट है। दूसरा कहता है कि प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो बताइए मेरे भाई, क्या दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है? प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना, क्या ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है? प्रकाश तो कहीं भी विचलित हो जाएगा, प्रकाश तो जा रहा है, माध्यम परिवर्तन करेगा, वहां भी विचलित हो जाएगा, क्या वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। इस कंडीशन को आप सीधा कहोगे काट देंगे। अब आपको हम बताते हैं, इस बात को समझना, ये तो कॉमन चीज था, यहां पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपसे सबसे पहले यहां पर बात करते हैं क्रांति कोण के बारे में, याद रखना। तो ये जो क्रांति कोण हमारा होता है, ये जो क्रांति कोण हमारा होता है, ये क्रांति कोण हमें तब प्राप्त होता है, सबसे पहले तो प्रकाश किधर से किधर, तो सघन से विरल में जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि ये क्रांति कोण हमें तब प्राप्त होता है, या क्रांति कोण हम उस कोण को कहते हैं जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है, अविलंब से 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। तो मेरे भाई क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण कितने डिग्री पर मिलता है, तो हम कहेंगे अपवर्तन कोण का जो मान हमारा होगा, अगर आप थ्योरी जानते होंगे तो उसको पता होगा, जो अपवर्तन कोण होते हैं उसके मान कितने होंगे। अपवर्तन कोण जो हमारा होता है, रिफ्रैक्शन एंगल जो अपवर्तन कोण का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाता है। ये क्रांति कोण के केस में हम ये बात आपको कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करता है, समझना गौर से। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात करते हैं तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो याद रखना मेरे भाई, जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात होगी, एक कंडीशन तो दोनों में सिमिलर है कि प्रकाश किधर से किधर जाएंगे, तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा हमारा ये होता है कि यहां पर अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं, तो ये जो घटना घटती है वो सघन से प्रकाश चलती है सघन से विरल की तरफ, लेकिन ये घटना जो घटता है वो सघन से सघन में घट जाता है। और इसके लिए आपतन कोण जो होना चाहिए, इसके लिए मेरे भाई आपतन कोण जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए वो क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कह रहा है कि कहीं भी प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाएगा, कहीं भी विचलित हो जाएगा, क्या वो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट सही है केवल, और आपसे सही तो पूछा है, आंसर करिए केवल एक। आगे, किसी चालक की अनुदिश तापमान भिन्नता के कारण उसकी अनुदिश संभावित भिन्नता जो होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? लाइक और शेयर तो करना ही चाहिए, तुम लोग हो चोर आदमी। अब चोर आदमी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बस इतना ही कह सकते हैं कि शेयर को, सेशन को जल्दी लाइक भी कीजिए और शेयर को शेयर भी कीजिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक अगर पहुंच पाएंगे तो कंटेंट आपको और भी देखने को मिलेगा, और भी अलग तरह के कंटेंट आपके सामने आएंगे। लेकिन चोर आदमी का कमी थोड़ी है, ना लाइक करेगा, चुपचाप बैठ करके सिनेमा चल रहा है, सिनेमा देख रहा है आराम से, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कभी लाइक भी कीजिए, कभी अच्छा कमेंट भी कीजिए, कभी थोड़ा प्यार वाली बातें भी कीजिए, और कभी आंसर तो सबसे पहले करना है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन हमारा क्या था, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे हमारे, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखे थे, इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना सीबैक इफेक्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा था वो आपका रॉन्ग दे रखा था आंसर, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो सीबैक इफेक्ट होंगे। कहो कैसे, समझना गौर से। दो तीन चीज हम आपको बताते हैं। जैसे हम सीबैक प्रभाव की अगर बात करते हैं, ये जो सीबैक प्रभाव हमारा होता है, इस सीबैक प्रभाव में दो अलग अलग तार लेते हैं, और दो अलग अलग तार को दो अलग अलग जंक्शन पे जोड़ते हैं। जब दो अलग अलग जंक्शन पे जोड़ते हैं तो जंक्शन एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है। तो हॉट और कोल्ड जब दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो हम कहते हैं कि उष्मा संचरण होगा और हीट ट्रांसफर करेगा, और हीट ट्रांसफर तभी करता है जब तापमान में अंतर होता है। और उसी उष्मा संचरण के कारण उस पूरे सर्किट में ईएमएफ और वोल्टेज मिलता है। तो मेरे भाई सीबेक प्रभाव में क्या होता है, इसमें हम लोग कहते हैं कि तापमान में अंतर के कारण, तापमान में अंतर के कारण क्या पैदा होता है, तो तापमान में अंतर के कारण ईएमएफ, वोल्टेज तथा करंट प्राप्त होता है। ईएमएफ, वोल्टेज तथा करंट प्राप्त होता है। ईएमएफ, करंट तथा ईएमएफ, वोल्टेज तथा करंट प्राप्त, किसके कारण क्या प्राप्त होता है वो याद रखना है। सीबेक प्रभाव
इसमें दो अलग अलग तार लेते हैं। एक तार अगर हमारा मान लेते हैं एल्युमिनियम का है, आपको कॉपर मानना है, कॉपर मान लीजिए। एक तार मान लेते हैं कि हमारा इस तरीके से एल्युमिनियम है। दूसरा तार जो हमारा है मान लेते हैं कि ये हमारा क्या कहेंगे, दूसरा तार जो हमारा ये कॉपर का है। दो तार हो गया, दोनों को अलग अलग जंक्शन कहने का मतलब एगो गर्म होगा तो एगो ठंडा होगा। यहां का तापमान कम होगा इसलिए इसको कोल्ड कहते हैं, टीसी कहते हैं। यहां का तापमान ज्यादा होगा इसको हॉट टेम्परेचर कहते हैं। हॉट टेम्परेचर इसलिए होगा क्योंकि यहां गर्म कर रहे हैं। तो जब मेरे भाई यहां गर्म करेंगे तो यहां का तापमान ज्यादा, यहां का तापमान कम होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी तापमान में अंतर होता है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उष्मा संचरण करेगा। उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ उष्मा संचरण होगा। और इसी उष्मा संचरण के कारण इसी में क्या होगा तो यहां पर उष्मा संचरण होगा। और इसी उष्मा संचरण के कारण क्या हो जाएगा, तो इसी उष्मा संचरण के कारण इसके अंदर मेरे भाई ईएमएफ डेवलप करेगा, इसके अंदर वोल्टेज मिलेगा, इसके अंदर करंट की प्राप्ति होती है। ये सीबेक इफेक्ट कहता है। तो सीबेक प्रभाव हमारा उसमें दो अलग अलग तार लेते हैं कि दोनों सेम तार है, दोनों अलग अलग तार है। दो अलग अलग जंक्शन है कि दोनों सेम जंक्शन है, तो दो अलग अलग जंक्शन है। एक गर्म है तो एक ठंडा है, उष्मा संचरण हुआ, उसके कारण ईएमएफ वोल्टेज मिलता है। ये सीबेक प्रभाव कहता है। और क्वेश्चन को पढ़िए, आपको पता चल रहा है। कह रहा है किसी चालक के अनुदिश तापमान भिन्नता के कारण, किसके कारण मेरे भाई, तापमान में अंतर के कारण कह रहा है। तापमान में भिन्नता के कारण कह रहा है उसके अनुदिश संभावित भिन्नताएं जो आती है। संभावित भिन्नताएं अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप इंग्लिश टर्म को यूज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन along a conductor there is a potential variation along it। यानी कहने का मतलब है कि ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर में अंतर के कारण हम लोगों को पोटेंशियल वेरिएशन मिलता है, यानी कि विभव मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। बताइए मेरे भाई, सीबेक प्रभाव में किसी को कोई परेशानी है क्या? किसी को सीबेक प्रभाव में कोई दिक्कत है क्या? क्या आप बता सकते हैं कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है? तापमान में अंतर के कारण हमारा क्या होता है, ईएमएफ वोल्टेज वगैरह डेवलप करता है सर्किट में, उसको सीबेक प्रभाव कहता है। सीबेक प्रभाव में दो अलग अलग तार देते हैं, दोनों अलग अलग जंक्शन पे होता है, गर्म होता है, एक ठंडा होता है। उसके हिसाब से हमारा एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उसमें ईएमएफ वोल्टेज मिलता है। इसी का जस्ट उल्टा हमारा किसमें होता है, तो हम सीधा कहेंगे हमारा पेल्टियर इफेक्ट होता है। नाम सुना होगा मेरे भाई आपने पेल्टियर इफेक्ट का, शायद इसमें तो नहीं दे रखा है लेकिन हम यहां पर आपको बता देते हैं। इसी का सीबेक प्रभाव का जस्ट उल्टा होता है, हम पेल्टियर इफेक्ट की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर पेल्टियर इफेक्ट की बात करें, इसको पेल्टियर प्रभाव कहते हैं, याद रखना। तो जो पेल्टियर प्रभाव हमारा होता है उसकी अगर हम बात करते हैं, इसी में जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें मेरे भाई क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहां पर मिल रहा था, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम यहां देते हैं। और इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कहने का मतलब जो करंट की हम बात कर रहे हैं या वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम देते हैं, इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कारण सर्किट में क्या पैदा होता है, तो सर्किट में तापमान में परिवर्तन होता है। सर्किट में क्या होगा, तो तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। और यहां भी दो अलग अलग तार होता है, यहां भी दो अलग अलग जंक्शन पैदा होता है, एक गर्म होगा तो एक ठंडा पैदा हो जाता है। सप्लाई करेंगे करंट का तभी तो होगा ऐसा, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा हो जाएगा। तो यहां तापमान में अंतर के कारण ये मिलेगा, यहां पर मेरे भाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो ये वोल्टेज करंट है उसके कारण हमारा तापमान में परिवर्तन मिलता है। दोनों एक दूसरे का हमारा रिवर्स है। और मुझे लगता है कि ये बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा और बैठाना भी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा एक थॉमसन इफेक्ट की हम बात करते हैं। एक तो जूल का प्रभाव होता है, और जूल का प्रभाव किसको कहते हैं, विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव होता है ना, उसी को जूल का प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, जो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव होता है उसी को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को जूल का प्रभाव कहते हैं। याद रखना है। एक मेरे भाई याद रखना, अगर हम लोग यहां पर थॉमसन इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं, जो थॉमसन इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, तो याद रखना थॉमसन इफेक्ट में सिंगल वायर लेते हैं, सिंगल कंडक्टर लेते हैं, सिंगल तार लेते हैं। इसमें दो अलग अलग तार नहीं लेते हैं। इसमें क्या लेंगे मेरे भाई, तो इसके अंदर हम लोग सिंगल तार लेते हैं, सिंगल वायर लेते हैं। और ये क्या करता है, तो सिंगल वायर हम लोग लेते हैं और इसमें क्या होता है कहेंगे, हमारा क्या होता है, उष्मा को अवशोषित करके तापमान में अंतर पैदा करता है। ये उष्मा अवशोषण कर, ये उष्मा क्या करता है, तो अवशोषण कर तापमान में परिवर्तन हो जाता, तापमान में परिवर्तन करता है, तो उसको थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बताइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर कल भी बताए थे ऐसे क्वेश्चन, एक बार हम चाहेंगे कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग आंसर करिए। सिंगल वायर अनवैरेज थॉमसन इफेक्ट, क्या बात है।
इस क्वेश्चन के आंसर आपको करके बताने हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कल भी बताए थे इस तरह से। यहां से क्वेश्चन मेरे भाई याद रखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को कभी भूलिए नहीं। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ को अगर याद कीजिएगा तो बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कल भी एक क्वेश्चन इस पर आया था, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। और ये कितना होगा, तो हमारा एच अपन में क्या होता है, एम भी होता है। एच अपन में हमारा एम भी होता है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने की बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो बताइए तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, दो टर्म को हम लोग, दो पैरामीटर को कांस्टेंट मानते हैं। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये द्रव्यमान भी कांस्टेंट होता है। इन दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं, चूंकि दोनों कांस्टेंट होता ही है। कहीं भी ले जाइए एच का मान नहीं बदलेगा, कहीं भी ले जाए द्रव्यमान नहीं बदलेगा, और एच की अपनी वैल्यू होती है, कल भी मैंने बताया था आपको। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो वेवलेंथ का रिलेशन हमारा किसके साथ, तो वेलोसिटी के साथ उल्टा होता है। वेवलेंथ का रिलेशन वेलोसिटी के साथ उल्टा होता है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि गतिज ऊर्जा को बढ़ाना है, इसका मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना है, इसका मतलब गति को बढ़ाना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ता है। जब ये बढ़ेगा तो मेरे भाई वेवलेंथ का मान क्या होगा, तो तरंग दैर्ध्य का मान हमारा घट जाएगा। तो आपसे बोला गया कि जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी वेग जब बढ़ेगा, तो मेरे भाई जो वेवलेंथ का मान होगा हमारा घट जाएगा। तरंग दैर्ध्य जो होगा वो तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है ये किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा, और यही हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट है। बताइए समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 6.67 इंटू 10⁻, कितना होता है, -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड कौन बोलेगा, बताइए, हम बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है, ये क्वेश्चन मेरे भाई मेरा नहीं है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां पे डाल दिया है। अगला कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो मूल कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में, तो एक बच्चा जानता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। और नाभिकीय बल मेरे भाई स्ट्रांग फोर्स होता है। सबसे अधिक स्ट्रांग फोर्स अगर कोई होता है तो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाता है तो याद रखना कि उसके अंदर एनर्जी कंजर्व होता है। और एनर्जी अगर कंजर्व होता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, याद रखना नील्स बोर ने दिया था। सब क्वेश्चन आपका है। आगे चलते हैं, अगला कहता है किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात वो गायब हो जाता है। जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, ड्राई आइस जिसको आप कहते हैं। मेरे भाई इन सब में कैसी घटना घटती है, तो इन सब में होता है, ये सब ठोस अवस्था में अगर होता है तो डायरेक्ट ये वाष्प बन जाता है, डायरेक्ट ये गैस बन जाएगा। तो कहते हैं इसको सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें कैसा प्रोसेस होगा मेरे भाई, तो जैसे ही ये दिखा वैसे ही ऊर्ध्वपातन दिमाग में आना चाहिए, ऊर्ध्वपातन जिसको हम लोग कहते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी भी सब्लिमेशन की बात होती है, जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं, तो सब्लिमेशन की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं। इसमें हमेशा याद रखना कि ठोस से डायरेक्ट ये गैस बनता है, ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है, बीच में द्रव की स्थिति पैदा ही नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। और इसी का जस्ट उल्टा किसमें, तो हमारा रिवर्स सब्लिमेशन की बात करते हैं। इसी में जस्ट उल्टा जिसको हम लोग रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं, और रिवर्स सब्लिमेशन को ही हम लोग डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण कहते हैं। इसी को निक्षेपण भी हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो जो गैसियस अवस्था होती है उससे डायरेक्ट ठोस बन जाता है, बीच में यहां भी द्रव नहीं बनता है। तो अगर कोई चीज द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट ठोस से द्रव या गैस से ठोस अगर बन जाता है, इसका मतलब या तो सब्लिमेशन होगा नहीं तो रिवर्स सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन के लिए कंडीशन है ठोस से डायरेक्ट गैस, और रिवर्स सब्लिमेशन का कंडीशन है डायरेक्ट गैस से ठोस। तो जो पदार्थ मेरे भाई डायरेक्ट ठोस से गैस बनेगा, वही पदार्थ हमारा गैस से डायरेक्ट ठोस भी हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है। और याद रखना जो डिफ्यूजन हमारा होता है, डिफ्यूजन जो होता है, ये डिफ्यूजन हमारा ठोस में भी होता है, द्रव में भी होगा और गैस में भी होता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई कि डिफ्यूजन अगर हमारा ठोस में होगा तो वो धीरे धीरे होता है। उसके बाद किसमें, तो कहेंगे उससे ज्यादा हमारा फास्ट किसमें, तो द्रव में होगा। और गैस तो हमारा सबसे जल्दी गैस के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए विसरण अगर किसी में फास्ट होता है तो वो गैस में होता है, स्लो किसमें, तो ठोस में होता है, लेकिन होता तीनों में है।
अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको बताना है कि कौन सा मिलान करना, वैलेंसी आपको बताना है। और वैलेंसी आप जानते हैं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन याद रखना है, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7 है, 6 है, 5 है, 8 है, तो वैसी परिस्थिति में वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग 8 में से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा करके निकालते हैं। याद रखना इस बात को। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना। सिलिकॉन की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात, एल्युमिनियम की बात। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। एक एक बच्चा को पता होगा कि जो एल्युमिनियम है इसकी परमाणु संख्या 13 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, बचा कितना? तो 10 तो यही हो गया, बचा 3। इसका मतलब है बाहरी कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेरे भाई एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो कहेंगे इतना हो जाएगा। तो सी का 3 मैच करेगा। देखो सी का 3 एक के गो में दिख रहा है, ना तो यहां है ना तो यहां है, ना तो ऑप्शन ए हमारा होगा ना तो ऑप्शन हमारा सी होगा। सीधा टिक आउट करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यही 100% श्योरिटी के साथ हो सकता है। दूसरा भी मिला लीजिए मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का कितना होता है? तो कहेंगे हमारा एल्युमिनियम के बाद हमारा सिलिकॉन ही होता है। सिलिकॉन का 14 होगा, तो 14 में क्या होगा? 2, 8, फिर तो 4 आ जाएगा। 8, 2, 10, 4, 14। इसका मतलब ए का हमारा 4 हो जाएगा। तो कहेंगे ए का हमारा 4 मैच कर रहा है, उसके बाद सी का हमारा 3 मैच कर रहा है। तो देखिए ए का 4 कहां मैच कर गया ना, सी का 3 मैच कर गया, बी का 1 भी हो जाएगा। उस तरह से सल्फर का आप निकाल सकते हैं। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। 16 के लिए अगर देखेंगे तो 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर बचा कितना? 2, 8, 10। यहां देखो 6 बच गया है। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां बाहरी कक्षा में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी अगर निकालनी होगी तो यहां पर क्या करना है? 8 में से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा देना है, और फाइनली ये 2 हो जाएगा। तो मेरे पास सल्फर का कितना? तो हम कहेंगे 2 होगा, यानी कि डी का हमारा 2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए मेरे भाई डी का 2 मैच कर रहा है कि नहीं, तब तो ये हमारा होना ही है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। इस बात को याद रखना, सिंपल सा है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक जो प्रयोग होने वाली वस्तु है हमारा कौन सा होगा? मेरे भाई एक बात बताइए, आपने ट्यूबलाइट देखा है कि नहीं देखा है? घर में ट्यूबलाइट यूज करते हैं जिससे प्रकाश निकलती है। तो घर में जो ट्यूबलाइट यूज करते हैं हम उसकी बात करते हैं। एक्चुअली में जब आप ट्यूबलाइट को देखते हैं तो ट्यूबलाइट कहीं ना कहीं मेरे भाई ऐसा होता है, इसको हम लोग ट्यूबलाइट कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? ट्यूबलाइट होता है। इसका ये वाला जो सिरा होता है, ये वाला जो सिरा होता है उसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। यानी ये इधर हमारा गर्म होता है, इसको हीटिंग एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये हमारा यहाँ पर इसमें हीटिंग कॉइल लगा हुआ रहता है। ये कॉइल हमारा गर्म करता है। इधर भी क्या होगा? तो कहीं इसको भी हम लोग हीटिंग कॉइल कहते हैं। तो दोनों तरफ हमारा क्या होगा? तो कहीं यहाँ पर हीटिंग कॉइल होता है। अब इसके अंदर जो गैसियस पदार्थ होते हैं, जो आयनाइज्ड हो जाता है हमारा, वो गैसियस पदार्थ हमारा क्या होगा? तो मरकरी, हमारा मरकरी वाष्प होता है। मरकरी हमारा वाष्प होता है। साथ में हम लोग आर्गन जो गैस होता है उसको मिलाते हैं। तो मरकरी वाष्प हो गया, आर्गन गैस हमारा होता है, ये आयनाइज्ड होता है इसके अंदर। और एक बात आप जान लीजिए, इसके जो बाहरी परत होती है इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा क्या है? ग्लास ट्यूब होता है। ये क्या है? तो कहेंगे इसके ऊपर में जो बाहरी परत होती है वो ग्लास ट्यूब है। लेकिन इसके जो आंतरिक परत की अगर हम बात करते हैं, ये तो बाहरी परत है। ये कैसी परत है? तो कहेंगे ये बाहरी परत की हम बात करते हैं। ये ट्यूबलाइट की जो बाहरी परत होती है वो ग्लास का होता है। लेकिन ट्यूबलाइट के अंदर की जो परत होती है, अंदर वाली जो परत होती है, हम इसकी बात करते हैं। तो मेरे भाई ग्लास ट्यूब या फिर हम ट्यूबलाइट की अगर बात करते हैं, उसकी जो आंतरिक परत होती है, इस आंतरिक परत को हम लोग किससे कोटिंग कर देते हैं? तो याद रखना, फ्लोरेसेंट मटेरियल से हम लोग कोटिंग करते हैं। तो इसको किससे कोटिंग करेंगे? तो फ्लोरोसेंट की हम बात कर रहे हैं। फ्लोरेसेंट जो मटेरियल होता है उसकी कोटिंग करते हैं। अंदर में फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं। अंदर में फ्लोरेसेंट मटेरियल की क्या करते हैं? तो कोटिंग कर देते हैं। और यही फ्लोरेसेंट मटेरियल की जो कोटिंग करते हैं, तो यही फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या करता है? तो यही मेरे भाई क्या करता है? इसके अंदर जो आयंस हमारे निकलते हैं, उस आयंस को क्या करता है? तो ये आयंस को अवशोषित कर लेता है। ये आयंस को क्या करता है? तो कहेंगे ये आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये आयंस को अवशोषित कर लेता है। इस बात को ध्यान रखना, ये आयंस को क्या करता है? तो कहेंगे यहां पर अवशोषित कर लेता है। और जब ये आयंस को अवशोषित कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में यहीं से मेरे भाई प्रकाश निकलता है। यहीं से क्या निकलता है? तो कहेंगे यहीं से प्रकाश निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहीं से प्रकाश निकलता है। तो आयंस को अवशोषित कौन करेगा? तो हम कहेंगे फ्लोरेसेंट हमारा जो मटेरियल होता है वो हमारा होता है, जिसमें फास्फोरस वगैरह होता है, उसकी कोटिंग करते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताइए, हम लोगों को यह बात पता चल गया कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक जो हमारा होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारा अंदर में भरा हुआ रहता है, मरकरी वाष्प और आर्गन होता है, पारा वाष्प और आर्गन होता है। यानी इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी जो है ये किसी भी सूरत में हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट हम लोग करेंगे। सर किसी किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन में अगर केवल लगा है तो वो केवल जो लगा हुआ है ना, अगर ऑप्शन में एक से अधिक दे रखा है तब तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, केवल वाला क्वेश्चन आएगा तो हम थोड़ा फोकस और करेंगे। अब करेक्ट बताओ किसमें कार्बन नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि कार्बन का अप्रूप आप पढ़े हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए। अगर हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं, अगर हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की अगर बात करते हैं तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारा कौन है? कार्बन का एलोट्रॉप्स कौन होता है? तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन याद रखना मेरे भाई ग्रेफाइट होता है। कौन होगा? तो याद रखना ग्रेफाइट होता है। याद रखना हमारा क्या होगा? तो कहेंगे डायमंड, इसको नहीं भूल सकते हो, ये डायमंड की बात करें इसको हीरा कहते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई याद रखना हम फुलरीन की बात कर रहे हैं। ये तीनों जो हमारा होता है, ये तीनों के तीनों क्या है? तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये मेरे भाई कार्बन कार्बन ही होता है। इसमें इसमें दूसरा कोई तत्व तो हमारा मिलावट नहीं होता, प्योर कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन, ये भी प्योर कार्बन और ये भी प्योर कार्बन का होता है। तो किसमें कार्बन नहीं है बोला गया? तो मेरे भाई इसमें तो कार्बन होता है, इसमें भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है। हम सभी लोग जानते हैं कोयला में कार्बन कैसे नहीं होता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई जब हम कोयला की बात करते हैं, जब हम कोल की बात करते हैं, तो ये कोयला कितने प्रकार का होता है बताओ जल्दी से? तो तुम कहोगे सर कोयला की बात करेंगे ना तो कोयला 4 प्रकार का होता है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रासाइट का नाम आपने सुना होगा, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है। दूसरा मेरे भाई आपने नाम सुना होगा बिटुमिनस का, आपने नाम सुना होगा बिटुमिनस कोयला का, आपने नाम सुना होगा लिग्नाइट का। नहीं सुने हैं तो बताइए, लिग्नाइट भी होता है। और चौथा मेरे भाई सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला जिसको हम लोग कहते हैं पीट, जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है। कार्बन का परसेंटेज मेरे भाई यहां पर अगर देखिएगा तो ये आपको 95% से भी अधिक होता है एंथ्रासाइट में, जो हमारा अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिटुमिनस की अगर बात करते हैं तो इसमें कार्बन का जो परसेंट होता है ये हमारा 85% के आसपास होता है। ये 80 से 85% के आसपास हमारा यहां पर बिटुमिनस में कार्बन होता है। लिग्नाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई 60 से लेकर के 75% के आसपास आपको मिलेगा। और जो पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज लगभग हमारा लगभग बोलिए 40% होता है। मिट्टी मिला हुआ रहता है इसलिए ये हीट कम पैदा करता है। तो कार्बन परसेंटेज के हिसाब से ही, तो कार्बन परसेंटेज ज्यादा कम है उसके हिसाब से ही कोयला का हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो मेरे भाई कोयला में भी तो हमारा क्या होगा? तो कहेंगे कार्बन होता है, तो इन सभी में कार्बन होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या नहीं कहेंगे इसमें? तो किसमें नहीं होता? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब में तो होता है। आंसर क्या करेंगे इस क्वेश्चन का? जो आंसर करेंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे बताइए जल्दी से, फास्ट। देखिए आप लोग भी आंसर आंसर करते रहिए बीच बीच में। इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे जल्दी से मेरे भाई? जो आंसर है इस क्वेश्चन के उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई के साथ आप जाइएगा, क्योंकि इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। पूछ रहा है कि किसमें नहीं होता है, सब में तो होवे करता है। दूसरी बात, जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, इसका एक कार्बन, सॉरी ग्रेफाइट की अगर बात करें, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमारा होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। डायमंड की बात करते हैं तो एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ होता है, जबकि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा होता है। अगर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ रहेगा तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का भी प्रवाह करता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा उष्मा का भी प्रवाह करता है। ये दोनों काम करता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये उष्मा का संचरण हमारा कर देता है। फुलरीन की बात करते हैं, इसको कार्बन से C60 के नाम से हम लोग जाते हैं। 60 कार्बन का हमारा होता है, फुटबॉल के आकार का होता है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार करते हैं। पेयजल मतलब पीने वाला पानी की बात करते हैं, यानी शुद्ध पानी की बात कही जा रही है। बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, जल्दी से फास्ट। तो इसमें जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, कहता है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में, मेरे भाई बड़ी मात्रा में जो टर्म लिखा है ना, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। बड़ी मात्रा में जो हम लोग पानी को शुद्ध करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस हम लोग बड़ी मात्रा में शुद्ध करते हैं, उसको डीसैलिनाइजेशन कहते हैं। और डीसैलिनेशन कहने का मतलब होता है, डीसैलिनेशन कहने का मतलब होता है कि मेरे भाई पानी के अंदर जो लवण होगा उसको बाहर कर देते हैं। तो हम लोग यहां पर ध्यान रखना कि जब कभी भी डीसैलिनाइजेशन की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर डी
डिसैलिनेशन की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप यहां पर निर्लवीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, तो डिसैलिनेशन में हमारा क्या होता है, याद रखना मेरे भाई, इसमें हमारे जो लवण होते हैं उसको रिमूव करते हैं। तो याद रखना इसके अंदर हमारा क्या होगा, तो हम लोग रिमूव किसको करते हैं, तो याद रखना रिमूव रिमूव सॉल्ट एंड मिनरल्स, रिमूव सॉल्ट एंड मिनरल्स, रिमूव सॉल्ट एंड मिनरल फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि जो हमारा गंदा पानी था, उस गंदे पानी से हम लोग सॉल्ट और मिनरल्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, बाहर करते हैं। उसी को डिसैलिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में अगर हमारा जो अशुद्ध जल होता है उसको शुद्ध बनाते तो यही प्रोसेस यूज करते हैं। वैसे मेरे भाई आप ये समझ लीजिए कि इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में परिवर्तित करने के लिए प्रोसेस हमारे पास बहुत है। अगर कोई इम्प्योर वाटर है और इम्प्योर वाटर से अगर प्योर वाटर में अगर परिवर्तित करना है, तो याद रखना प्रोसेस हमारे साथ बहुत सारा है। इम्प्योर वाटर को अगर प्योर वाटर में अशुद्ध जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करना है, तो एक तो आप देख ही लिए, जिसको हम लोग डिसैलिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा भी आप जान लीजिए मेरे भाई, वो भी ऑप्शन में दे रखा है आपको, डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। तीसरा भी आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बाय आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड की हम बात करते हैं। और भी याद रखना है तो याद रख लीजिए, जियोलाइट प्रोसेस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो यहां पर जियोलाइट प्रोसेस की बात करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस भी हमारा होता है। ये सब वैसे वैसे प्रोसेस हैं जो इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में परिवर्तित कर देता है, यानी जो अशुद्ध जल होता है उसको शुद्ध जल में परिवर्तित कर देता है, यानी कि उसको पृथक करने का ये काम करता है। तो ये सब हमारा होता है। लेकिन अगर सबसे अधिक मात्रा में अगर बोलेगा, तब हम लोग डिसैलिनेशन आप लोग टिक आउट करोगे। आगे चलते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल, हाँ, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। ये भी एक क्वेश्चन है मेरे भाई, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक बोल दिया गया, इसको अंडरलाइन करिए। सबसे अधिक पूछा गया, उसके हिसाब से आंसर करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो कैसे होती है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, जब कभी भी आपके सामने अम्लीय वर्षा की अगर बात करता है, तो आपके जहन में क्या चलता है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। तो आप सर सीधा कहेंगे सर अम्लीय वर्षा कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप H2SO4 कहते हो, जिसको आप नाइट्रिक एसिड, जिसको आप HNO3 कहते हो, इसका मुख्य कारण हमारा होता है। लेकिन इसमें भी बड़ी मात्रा में अगर कोई हमारा करता है तो हम कहेंगे H2SO4 करता है, ये H2SO4 करता है अम्लीय वर्षा। तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा अम्लीय वर्षा सबसे अधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा जो होती है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। और इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। ये आंसर नहीं करेंगे क्योंकि मात्रा के हिसाब से पूछा था इसलिए उसका हार देंगे। लेकिन दूसरी बात आपको ध्यान रखना है जो अम्लीय वर्षा हमारा होता है ना, जो अम्लीय वर्षा हमारा होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। हमारे वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। जब बारिश होती है तो उसको क्या मिलता है, पानी मिलता है। और इसी के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये किसका निर्माण करता है, H2SO4 का निर्माण करता है। और इसी को कह देते हैं अम्लीय वर्षा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कह देते हैं। इस बात को ध्यान। इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी हमारा होता है। अगर इसको बैलेंस करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी करिए, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना पड़ेगा, और तब जाकर के ये कंप्लीट रूप से हमारा क्या होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। यही हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। यही चीज हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी मात्रा हमारा ज्यादा मिल जाता है। और कहते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, हमारे वायुमंडल में पानी की मात्रा जब बारिश होती है तो वो भी होता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली H2SO4 का निर्माण करता है। यही अम्लीय वर्षा में आपको ज्यादातर प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन मेरे भाई ये भी बोला गया, तो अम्लीय वर्षा जब हुई थी तो आगरा का जो ताजमहल था उसका कलर जो है वो आपका कलरलेस, कलर उड़ गया था, वो अम्लीय वर्षा के कारण ही हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। और बीपीएससी का वो क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है, तो एक कार्बन क्रेडिट जो हमारा होता है 100 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अब सोचो मेरे भाई, 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, इस कार्बन क्रेडिट कहां पढ़ते हैं, तो कार्बन क्रेडिट जब पढ़ते हैं आईपीसीसी का नाम आपने सुना होगा, उसी में
क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए आया था जो कि कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो उसी में ये चीज डिफाइंड हुआ था कि 1 कार्बन क्रेडिट जो होता है हमारा 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करिए फटाफट। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग मेरे भाई सेशन को लाइक भी कीजिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक वाइक भी कीजिए और हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी करिए। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट करके आप लोग बता दीजिए। हेलो चलिए, तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन कहता है कि कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए, अब बहुत को तो नोकिंग नहीं पता होगा क्योंकि ये अंदर का चीज है, नोकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है। कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ये पूछा गया है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, नोकिंग होता क्या है। सबसे पहला चीज तो आपके दिमाग में यही आएगा, सर ये नोकिंग नोकिंग होता क्या है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा चीज है, प्यार से समझिए, समझ में आ जाएगा। अगर हम नोकिंग की अगर कभी भी बात करें ना, और कार के इंजन में ही नोकिंग होता है। जब नोकिंग की हम बात करते हैं तो नोकिंग हमारा क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं गाड़ी हमारा चल रहा है, इंजन चल रहा है और अचानक इंजन में वाइब्रेशन हो जाता है, कंपन होने लगता है, वो अच्छा चीज तो है नहीं, उसी को नोकिंग कहते हैं। नोकिंग क्या है मेरे भाई, तो इंजन की अगर हम बात करते हैं, जो इंजन होता है इंजन में वाइब्रेशन यानी कंपन इसी को यही नोकिंग कहलाता है, यही नोकिंग कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नोकिंग समझ में आ गया किसको कहते हैं, नोकिंग समझ में आ गया किसको कहते हैं। और याद रखना, अगर ये वाइब्रेशन नोकिंग उत्पन्न करता तो ये अच्छा चीज नहीं है। हाँ, इसको क्या करते हैं हम लोग, नोकिंग को कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए हम लोग टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं। इसको कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं। और ये टेट्रा इथाइल लेड बहुत अच्छा चीज भी नहीं है, हाँ नोकिंग कम कर देगा, लेकिन इसमें लेड होता है, ये पॉल्यूशन भी कराता है। लेकिन याद रखना कि टेट्रा इथाइल लेड को हम लोग शॉर्ट में TEL कहते हैं। तो टेट्रा इथाइल लेड हम लोग मिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो यहां पर लेड टेट्राएथिल लिख दिया, उसी का नाम लिखा गया इस तरीके से, आप वैसे पढ़िए, आप ऐसे ही पढ़िएगा। तो आप आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा हमारा कठोर जल के लिए उपयुक्त नहीं है। कठोर जल के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे भाई, जब हम साबुन यूज करते हैं ना, जब हम लोग साबुन अगर यूज करते हैं तो साबुन जो यूजफुल होता है, याद रखना मृदु जल के लिए होता है। ये किसके लिए होगा, तो मृदु जल के लिए उपयोगी, मृदु जल के लिए उपयोगी होता है। ये किसके लिए उपयोगी होगा, तो ये मृदु जल के लिए उपयोगी होता है। साबुन कभी भी मेरे भाई कठोर जल के लिए उपयोगी नहीं होता है। जबकि अपमार्जक जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको अपमार्जक कहते हैं, जिसको डिटर्जेंट आप कहते हो, ये जो डिटर्जेंट हमारा अपमार्जक होता है, ये अपमार्जक हमारा दोनों के लिए होता है। ये मृदु जल के लिए भी हमारा उपयोगी होता है, साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे ये कठोर जल जिसको कहते हैं उसके लिए भी होता है।
अब यहां पर बात आती है कि कठोर जल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और कठोर जल के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है वही ना बताना है जी। तो कठोर जल के लिए बताइए कौन सा उपयुक्त नहीं है। सबसे पहला चीज है कठोर जल हम लोग पीते भी नहीं है, तो उपयुक्त कौन सा नहीं है, तो कहेंगे पीने के लिए उपयोग नहीं है। कहेंगे मेरे भाई पीने के लिए उपयोग नहीं है, पीने के लिए तो एकदम बिल्कुल कठोर जल का इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं। तो कठोर जल का उपयुक्त उपयुक्त कठोर जल के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है, तो पीने के लिए नहीं करते हैं। साबुन से कपड़े धोने के लिए नहीं करते, हाँ डिटर्जेंट से कपड़े धोने के लिए करते हैं, लेकिन साबुन से धोने के लिए तो नहीं करते हैं। बॉयलर्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, जो हमारा बॉयलर्स होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वहां जो बॉयलर हमारा होता है जो पानी को गर्म करके वाष्प बनाता है, उस बॉयलर में डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज होता है। उस बॉयलर में कैसा पानी यूज होता है, तो याद रखना उसमें डीएम वाटर इस्तेमाल होता है। उसमें कैसा वाटर यूज होता है, तो उसमें डीएम वाटर यूज होता है। ये डीएम वाटर की हम बात करते हैं, और डीएम वाटर तुम समझ रहे हो किसको बोलते हैं। डीएम वाटर हमारा होता है जो हाईली प्योरिफाइड होता है। डीएम वाटर जिसको डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, ये हाईली प्योरिफाइड होता है। हाईली मेरे भाई प्यूरिफाइड होता है। ये हाईली प्यूरिफाइड होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग डीएम वाटर की बात करते हैं, हाईली प्यूरिफाइड होता है। पूरी तरीके से हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो वेस्टेज होते हैं उसको निकाल दिया था। हाईली प्यूरिफाइड हमारा होता है डीएम वाटर। इसको हम लोग बॉयलर्स में यूज करते हैं। तो मेरे भाई बॉयलर्स में जो इसका इस्तेमाल करते हैं, हार्ड वाटर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर हाईली प्यूरिफाइड हमारा होता है, हेलो हाँ बैठिए ना, आते हैं थोड़ा क्लास ले रहे हैं, बैठिए ना क्लास लेते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट बातें हैं। अच्छा हम भेजते हैं किसी को। भाई भैया चलिए, तो हम लोग आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉयलर्स में हम लोग किसको यूज करते हैं, तो डीएम वाटर को यूज करते हैं। और डीमिनरलाइज्ड वाटर जो होता है वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई होता है, हाईली प्यूरिफाइड होता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना मेरे भाई, उसका टीडीएस लेवल भी बहुत लो होता है, लो टीडीएस होता है। डीएम वाटर जो होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। इसका टीडीएस जो होता है मेरे भाई वो लो होता है। इसका जो टीडीएस होता है वो लो होता है, लो टीडीएस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये हमारा कैसा होता है, तो कहेंगे सॉफ्ट वाटर होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई, तो ये हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। तो हम लोग कठोर जल उपयुक्त इसके लिए भी हमारा नहीं है। फसल की सिंचाई के लिए भी हम लोग कहेंगे कि हमारा सॉफ्ट वाटर यूज होता है, हार्ड वाटर यूज नहीं होता है। इसका मतलब मेरे भाई कहीं भी इसका कठोर जल का उपयुक्त नहीं होगा। इसका मतलब है ना इसमें यूज करेंगे, ना इसमें यूज करेंगे, ना इसमें यूज करेंगे, ना तो इसमें यूज करेंगे। चारों ऑप्शन में से हम किसी में भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए चारों ऑप्शंस के लिए ये उपयुक्त नहीं है। क्योंकि पूछा जाता किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो चारों ऑप्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। और टीडीएस जो है वो हार्डनेस को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। निम्नलिखित पदार्थों में पहली बार प्रयोगशाला में, ये तो कल ही क्वेश्चन आपका आया था, कल बताए थे ये क्वेश्चन, देख लेना। आज डिस्कस नहीं करेंगे इसको, आगे चलते हैं। अगला है बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने के लिए। तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, अगर हम यहां पर बुलेट प्रूफ, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स की अगर बात करते हैं, तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट हमारा होता है ये केवलार का बनता है। ये किसका बनता है, तो कहेंगे केवलार का बनता है। दूसरी बात, अगर बुलेट प्रूफ ग्लास की अगर हम बात करते हैं, जो कार वगैरह का होता है, अगर बुलेट बुलेट ग्लास की बात करते हैं, ये लेक्सोन का हमारा बनता है। ये किसका बनता है, तो लेक्सन का बनता है। ये दोनों बात आपको याद रखना चाहिए। तो मेरे भाई ये दोनों के दोनों हमारे हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, तो ये भी हमारे हो जाएंगे। हमारा ग्लिप्टॉल हमारा नहीं होता, वो भी हमारा एक पॉलीमर है, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 कहां है, ऑप्शन नंबर यहां है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हमारा जो वायु है, ये जो वायु है हमारा है, ये जो वायु हमारा है, ये क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। ये क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। और मेरे भाई हमारा जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा
कैसा है तो हेट्रोजीनियस होता है, जिसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये कैसा मिश्रण है तो इसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और गैसों के मिश्रण को पृथक करने के लिए इसको पृथक्करण की जो विधि होती है, पृथक्करण की जो विधि होती है, तो आपको बताना है मेरे भाई कि पृथक्करण की विधि कौन सा अपनाते हैं। तो यहां जो पृथक्करण की विधि हम अपनाते हैं उसको प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको हम लोग कौन सा विधि कहेंगे तो ये हमारा प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है तो कहेंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज है, और नाइट्रोजन हमारा लगभग 78% है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, तो इसमें आपको यहां पर क्या नजर आएगा तो कहेंगे ये तो सबसे अधिक हमारा होगा। तो उसके बाद हम कहेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा कितना, तो 21% होता है। इसके अलावे भी हमारा क्या तो कहेंगे आर्गन की बात करेंगे, ये कितना तो 0.9% होता है। इसके अलावे भी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो याद रखना है कि अदर गैसेस भी हमारे होते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह की बात करते हैं, इसकी मात्रा कितनी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो होती है वो 0.03% होता है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई चीज देखने को मिल रहा है तो वो क्या देखने को मिल रहा है, तो नाइट्रोजन गैस की हम बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा में, परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए। तो आपसे बोला गया है कि वायु की बात करते हैं उसमें अनेकों गैसों का मिश्रण है और बहुत तरह का मिश्रण है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा कैसा है तो हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण है। और इस मिश्रण के मुख्य अवयव के बारे में फोकस करना है। तो मुख्य अवयव हमारा दो ही हो सकता है। मुख्य अवयव हमारा जो ज्यादा मात्रा में है, तो जो ज्यादा मात्रा में है हमारा कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और कह रहा है उसके संदर्भ में सही स्टेटमेंट बताइए। तो वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के 99% हो जाएगा। तो मेरे भाई जब इनको आप ऐड करिएगा तो ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 78 और 21 को जोड़िएगा तो ये आपको 99% आ जाएगा। अब बाद बाकी बचा मेरे भाई वो 1% में हमारा होता है, इधर 1% में हमारा रेस्ट हमारा होता है। तो आप यहां पर कहेंगे कि सर पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। दूसरा कहता है कि शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ अन्य गैसेस जलवाष्प और धूलकण मौजूद होते हैं, जिसको पीएम पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, बिल्कुल राइट हमारा है। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं, और दोनों स्टेटमेंट जब करेक्ट हैं और आपको सही बताना है तो कहेंगे पहला और दूसरा दोनों सही है। दोनों अगर ऑप्शन में दे रखा है तब ऑप्शन सी करिए राइट। तब ऑप्शन क्या करिए तो आप सीधा करिए कि सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई ये क्या हो जाएंगे तो राइट हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि टेरिडोफाइट्स की बात कर रहा है। एक बात बताइए मेरे भाई कि जो टेरिडोफाइटा हमारा होता है उसके संदर्भ में आपको बताना औसत कथन का चयन करना है। और एक बात जान लीजिए, अगर कोई टेरिडोफाइट है उसके लिए औसत कथन का अगर हमको चयन करना है तो टेरिडोफाइटा जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम यहां पर टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। याद रखना मेरे भाई ये बिना फूल वाला पौधा होता है। ये कैसा होगा तो ये हमारा क्रिप्टोगेमी बिना फूल वाला पौधा हो, बिना फूल वाला पौधा होता है। अगर मेरे भाई ये बिना फूल वाला पौधा होगा तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा क्या होगा तो बीज नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इसमें हमारा फल भी नहीं होगा। तो ना तो फल होगा ना तो बीज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो टेरिडोफाइटा जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है, ये जमीन पर फैलता है, इस बात को ध्यान रखना। ये जमीन पर फैलता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कहां फैलता है तो कहेंगे ये जमीन पर फैलता है, इसलिए प्लांट का सरीसृप कहते हैं। अगर ये जमीन पर फैलता है तो मेरे भाई इसमें संवहनी उत्तक देखने को मिलता है, इसमें संवहनी उत्तक होता है। और अगर इसमें संवहनी उत्तक होता है तो संवहनी उत्तक किसको कहते हैं तो याद रखना संवहनी उत्तक हम लोग जाइलम को कहते हैं, और किसको तो कहेंगे यहां पर फ्लोएम को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्रिप्टोगेमी का होता है, जो कि बिना फूल वाला पौधा होता है, इसमें फूल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारा फल भी नहीं होगा और बीज भी नहीं होता है। तो हम लोग इसको अब चलते हैं, यहां पर पहुंचते हैं। जाइलम और फ्लेम की अनुपस्थिति होती है। हमने क्या बोला मेरे भाई, इसमें जाइलम और फ्लेम मौजूद होता है, ये उत्तक होता है। जब ये उत्तक हमारा होता है तो ये दोनों हमारा होगा। यहां अनुपस्थिति कह रहा है तो कहेंगे ये दोनों तो हमारा होता है, यहां उपस्थित होता है। ये गलत स्टेटमेंट दे रखा था और औसत को ही चूज करना था, तो दूसरा तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। भ्रूण का विकास होता है किंतु बीज नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। गलत को खोज रहा था, दो ऑप्शन गलत है। अगला कह रहा है कि युग्मोद्विभक्त पीढ़ी अप्रभावी होते हैं, जो गैमेट होते हैं वो हमारे कैसे होंगे तो ये कह रहा है कि अप्रभावी होता है। गैमेट्स हमारे कैसे होंगे तो अप्रभावी होता है, ये कह रहा है इसमें।
तो गैमेट मेरे भाई, जनरली गैमीट जो होता है ना, वो गैमेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली गैमेट्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए बताइए क्या लिखा है इसमें। इसका आंसर जो है केवल दो ही दिया है कि हमारा गलत है, केवल दो ही गलत है, बाद बाकी और सब सही दे रखा है। केवल दूसरा ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारे तब सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो गलत है वो केवल यही गलत है हमारा, यही सिर्फ हमारा गलत है। ये सही है, ये सही है, ये गलत बोल रहा है। तो मेरे भाई एक बार आप चेक भी कर लेना इसके बारे में। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, दूसरा ही सिर्फ गलत है, तो आंसर करेंगे बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से प्रक्रिया जीवों में भिन्नताएं उत्पन्न करती है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज है, लैंगिक जनन में सबसे अधिक भिन्नताएं अगर आता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। लक्षण में भिन्नताएं सबसे अधिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। कायिक परिवर्तन जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, जिसमें आप तना काट करके लगाते हैं, जिससे मेरे भाई पत्ते से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तना से नए पौधे का निर्माण होता है, जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है। तो कायिक परिवर्तन में याद रखना कि भिन्नताएं नहीं आती है, ये तो नहीं होगा, भिन्नताएं इसमें आती है। और प्राकृतिक चयन जिसको हम लोग यहां पर नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो हमारा डार्विन का सिद्धांत था, मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि वातावरण में तापमान वगैरह के परिवर्तन के कारण भी हमारा क्या होता है, तो कहेंगे यहां पर भिन्नताएं आती है। और म्यूटेशन तो होगा ही होगा। ह्यूगो द व्रीज आप नाम सुने होंगे, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। और ह्यूगो द व्रीज जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, उन्होंने बोला था डीएनए के सीक्वेंस में अगर अचानक परिवर्तन आ जाता है उसी को म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। और उसके हिसाब से क्या होता है, तो कहेंगे उसमें भिन्नताएं देखने को मिलता है। और मियोसिस तो होबे करेगा, क्योंकि मियोसिस में स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, यहां तो भिन्नताएं देखने को मिलता है। और याद रखना मेरे भाई, जो क्लोनिंग होता है ना, इसमें भिन्नताएं नहीं आती है। तो ना तो भिन्नताएं यहां आएगी और ना तो भिन्नताएं यहां आएगी। भिन्नताएं केवल 1 3 4 5 ऑप्शन में आएगा। तो आप सीधा आंसर क्या करोगे, तो कहोगे सर 1 3 4 ऑप्शन कहां, 1 3 4 5 ऑप्शन कहां, यहां पे भिन्नताएं आएगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए उपयोगी पौधे के उत्सर्जी उत्पाद कौन से होंगे। एक बात बताइए मेरे भाई, प्लांट का उत्सर्जन की बात कर रहा है, अगर हम पौधे की उत्सर्जी उत्पाद की अगर बात करते हैं, तो पौधे का उत्सर्जी उत्पाद की अगर बात करते हैं, तो पौधे का जो उत्सर्जी उत्पाद के रूप में अगर देखिएगा, तो पौधे का उत्सर्जी उत्पाद के रूप में अगर देखिएगा, तो मेरे भाई ये ऑक्सीजन भी तो है। इससे क्या निकलता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन लेता है। क्योंकि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ऑक्सीजन बाहर करता, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि मनुष्य के लिए उपयोगी क्या है, जो पौधे उत्सर्जित करते हैं। तो जाहिर सी बात है मनुष्य के लिए ऑक्सीजन उपयोगी है। तो मेरे भाई पहला तो ये राइट है कि हमारे लिए उपयोगी है, तो ये सही है। दूसरा टेनिन की बात करते हैं, गोंद रेजिन्स भी हम लोग कहते हैं, ये भी हमारे लिए उपयोगी होता है, जिसका यूज करते हैं, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। तो एक तो हमारा सही है, तीसरा भी हमारा सही है, 1 और 3 दोनों सही है। तो 1 और 3 इसमें नहीं है, नहीं होगा। 1 और 3 इसमें नहीं है, नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा, तो आप इसका मतलब यही होने की संभावना है। इसका मतलब टेनिन का भी इस्तेमाल होता है हमारे लिए, खनिजों का भी निर्वहन में हम लोगों को हेल्प मिलता है। तो मामला यह है मेरे भाई, जो टेनिन हमारा होता है ये क्या होता है, तो टेनिन जो होता है, जो प्लांट वगैरह का तना होता है उसके बार्क में जो छाल होता है उसमें टेनिन पाया जाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह से रक्षा प्रदान करता है। किसको, तो याद रखना प्लांट वगैरह को। उसकी पत्ती में भी होता है, तना में भी होता है, छाल में भी मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया वगैरह को मारता है और बैक्टीरिया से रक्षा प्रदान करता है प्लांट को। तो ये टेनिन जो होता है, ये टेनिन की अगर हम बात करते हैं, शायद यही इसी के बारे में बता रहे थे, टेनिन जो हमारा होता है वो क्या करता है, तो आपको सीधा बताना है मेरे भाई कि अगर हम टेनिन की बात करते हैं तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया से बचाता है उसको। और दूसरी बात ध्यान रखना कि ये टेनिन जो हमारा होता है, इससे एंटीऑक्सीडेंट हमारा बनता है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब है कि जो भी क्रोनिक डिजीज होता है उसको ये कम करता है। क्रोनिक डिजीज मतलब जो लंबे समय तक चलने वाला बीमारी होता है, जैसे कैंसर की बीमारी होगी, हृदय रोग की बीमारी होगी, लंबे समय तक चलता है, तो उसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो उसको कम करता है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए ये उपयोगी हमारा है। ये सब हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए कहेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई मिलान करना कह रहा है कि आपको मिलान करना, उपरोक्त में से कितने युग्म बोला गया। देखो ये लिखा हुआ कितने टर्म इंपॉर्टेंट है, कितने टर्म हमारे सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे में विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, जिसमें दांतों की बीमारी स्कर्वी होती है, पीले होकर के दांत टूट जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चे में होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। विटामिन ई की कमी से मेरे भाई नपुंसकता आता है, रात्रि अंधता थोड़ी आता है, ये तो विटामिन ए की कमी से आता है। ये विटामिन ए की कमी से आता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये विटामिन ए की कमी से, तो ये मिलान गलत हो गया। विटामिन ई की कमी से क्या आता है, तो याद रखना कि विटामिन ई की अगर किसी में कमी आती है उससे नपुंसकता होता है।
नपुंसकता की बात करते हैं, तो ये मिलान, एक ही मिलान गलत है। तो कितने मिलान गलत हैं? तो एक, केवल एक मिलान गलत है, क्योंकि आपसे बोला गया कितने युग्म सही नहीं है, तो केवल एक युग्म सही नहीं है, बाद बाकी मेरे भाई दो को युग्म हमारा सही है। आगे अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब के बारे में बोला गया है। अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब जो हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हम लोग अंडवाहिनी की बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, इसी में क्या होता है? इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम और स्पर्म जो होता है यहीं पर जाकर के फर्टिलाइज करता है फीमेल के अंड, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, निषेचन की क्रिया तो इसी में होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। निषेचन की क्रिया हमारा इसी में होता है, चाहे ये बोले कि चाहे ये बोले, दोनों एक ही चीज है। और ये अंडाणु को गर्भाशय में भी भेजता है, वो रास्ता है, तो जाहिर सी बात है दोनों काम करेगा। इसका मतलब मेरे में हम लोग क्या कहेंगे, एक और दो दोनों राइट हो जाएगा। राइट है तो पूछा गया था। आगे जनसंख्या की विशेषता मापदंड के अध्ययन को क्या कहता है? जनसांख्यिकी कहते हैं, इसको डेमोग्राफी कहते हैं। राइट, तो एक हमारा राइट है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का केवल 1 करेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। आगे अमेरिका का साइंटिस्ट था, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सेंटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास, मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान, एक कीट प्रतिरोधी कपास की बात करें, इसको बीटी कॉटन के नाम से हम लोग जानते हैं, किस्म बनाई थी जिसका भारत के क्षेत्र में परीक्षण किया गया था। तो मेरे भाई दो तरह का चीज बना था, एक तो बीटी कपास या बीटी कॉटन, और एक बीटी बैगन या बीटी ब्रिंजाल के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसका संबंध हमारा किस जीवाणु से रिलेटेड है? निम्न में से किस जीवाणु के संबंध में परजीवी कपास से है? तो याद रखना मेरे भाई, उस जीवाणु का नाम था बैसिलस थ्रैंजिनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको बीटी कॉटन कह दिया गया था। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, कीट प्रतिरोधी की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? तो यहां पर कीट प्रतिरोधी जो हमारा था, जो बनाया गया था, वो हमारा कौन था? तो दो हमारा था, कीट प्रतिरोधी में हमारा दो था। एक को बोल दिया मेरे भाई यहां पर क्या? तो बीटी कॉटन। एक को क्या बोल दिया गया? तो कहेंगे यहां पर एक को बोल दिया गया बीटी कॉटन, और दूसरे को बोल दिया क्या? तो कहेंगे यहां पर बीटी ब्रिंजाल। दूसरे को मेरे भाई यहां पर ब्रिंजाल की बात करते हैं। बाद में मेरे भाई बीटी ब्रिंजाल को इस पर बैन लगा दिया गया, इसको बैंड कर दिया गया। इसको बैंड इसलिए कर दिया गया, अगर हम बैगन के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो बैगन के चारों तरफ चलो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, कीट नहीं लगेगा, क्योंकि यह कीट प्रतिरोधी होता है, कीट नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग जब खाते हैं तो हम लोगों के लिए हानिकारक था, इसलिए इंडिया में इसको बैन कर दिया गया। लेकिन इसको बैन नहीं किया गया, ये कॉटन में, जो कॉटन का जो कपड़ा वगैरह होता है उसमें इसको डाला गया, तो कीट उसमें नहीं लगता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। और बीटी का मतलब ये होता है, बी कैपिटल बी और स्मॉल टी, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रैंजिनेसिस। बीटी का मतलब ये होता है बैसिलस थ्रैंजिनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए एक बी लिया, दूसरा टी लिया और नाम रख दिया बीटी। एक इसमें से बी लिया और एक इसमें से टी लिया, नाम रख दिया बैसिलस थ्रैंजिनेसिस, जिसको हम लोग बीटी कहते हैं। आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की समवर्ती अंग होते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम जीवाणु की बात करते हैं, और जो जीवाणु होता है ये प्रोकैरियोट्स हैं। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? तो आप सीधा कहेंगे सर प्रोकैरियोट्स है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारा नहीं होता है। तो जीवाणु में होता क्या है? तो कहेंगे इसमें हमारा मीसोसोम होता है। इसमें हमारा क्या होता है? यहां पर हमारा मीसोसोम पाया जाता है, और ये जो मीसोसोम होता है, ये यहां पर मीसोसोम क्या करता है? तो ये पावर हाउस का काम करता है, ये उसमें पावर हाउस का कार्य करता है, ये पावर हाउस का कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसका कार्य करेगा? तो पावर हाउस का। इसी तरीके से अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही जीवाणु में क्या ऐसा चीज है जो कि हमारा समवर्ती अंग का काम करता है? तो वो मीसोसोम होता है, इस बात को याद रखना मेरे भाई। और सीधा कहोगे कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आंसर करोगे टिक आउट। राइबोसोम हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करता। आगे पादप का अच्छा प्रकाश संश्लेषी हमारा कौन है? कह रहा है कि कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषण करता है? तो याद रखना मेरे भाई, गन्ना तो करता ही करता है, मेज भी करता है, इसको मक्का कहते हैं। मेज जिसको हम लोग मक्का कहते हैं, इस बात को याद रखना। तो सुगरकेन जिसको आप गन्ना कहते हैं, ये दोनों फेमस है। इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हमारा होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कितना परसेंट प्रकाश की जरूरत होती है? तो मेरे भाई 1 से 2% की जरूरत होती है। बीपीएससी एग्जाम में पूछा था, 1% उन्होंने माना था, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से लोहा का सबसे अच्छा अगर स्रोत अगर होता है इन सब में से, तो याद रखना पालक होता है। और पालक में ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, याद रखना, जो कि हमारे शरीर के अंदर स्टोन बनाने का काम करता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। तो पालक में सबसे अधिक मात्रा में हमारा क्या होता है? आयरन होता है।
अगला ये टिक एंड माइट्स की बात करते हैं मेरे भाई, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा किससे, टिक एंड माइट्स की बात करते हैं तो आपको याद रखना ये मकड़ी मकरा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कहेंगे ये मकड़ी से संबंधित हमारा होता है, मकड़ी से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना। ये किससे संबंधित? तो मकड़ी से संबंधित है। और जो मकड़ी मकड़ा होता है याद रखना ये ऑर्थोपोडा है। ये क्या है? तो कहेंगे ये हमारा ऑर्थोपोडा होता है, ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, इस बात को याद रखेंगे। और ऑर्थोपोडा संघ का अगर कोई जीव होता है याद रखना उसमें जॉइंटेड लेग्स होता है, उसमें कैसा होगा मेरे भाई? तो जॉइंटेड लेग होता है। जैसे कि ये हमारा हाथ है, इसमें जॉइंट्स बना हुआ है ना, ऐसे ही जॉइंटेड लेग्स होता है उसमें, तो जॉइंटेड लेग्स होता है ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा मेरे भाई जीव जंतु का सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है, याद रखना ये जीव जंतु का सबसे अगर बड़ा फाइलम अगर कोई कहता है तो जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ अगर कोई है तो याद रखना मेरे भाई वो हमारा ऑर्थोपोडा ही है। लगभग कितना परसेंट? तो जीव जंतु का लगभग 2/3 हिस्सा हमारा यही देखने को मिलता है। तो मेरे भाई ये मकड़ी वंश का हमारा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। स्तनी में कफर सेल होता है मेरे भाई, मेमल्स की बात करते हैं, जितने भी मेमल्स होते हैं उसमें क्या होता है? तो कफर कोशिका होती है। और जो कफर सेल होता है इसका काम क्या होता है और कहां मौजूद होता है? तो कफर सेल मेरे भाई किस में? तो यकृत में पाई जाती है। और हम लोग सभी लोग जानते हैं अगर हम यकृत की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि हम किसको कहते हैं? तो यकृत को कहते हैं। इसी यकृत में हमारा क्या होता है? कहेंगे इसी यकृत में हमारा कफर सेल होता है। इसी में हमारा क्या होता है? यहां पर कफर सेल होता है। तो ये कफर सेल क्या करता है? तो ये कफर सेल मेरे भाई बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछता है, ये बैक्टीरिया को मारता है, इस बात को अब ध्यान रखें। कफर सेल का काम क्या होता है? तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और ध्यान रखना मेरे भाई बैक्टीरिया को कब मारता है? हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उसके दौरान जो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसी बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? तो कहेंगे कफर सेल करता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा होता है। साथ ही साथ मेरे भाई बैक्टीरिया को भी मारेगा। अगर मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो डेड हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल के रूप में हमारा क्या होता है? कहेंगे आप ये कह सकते हैं डेड ब्लड सेल कह दीजिए। किसकी बात करते हैं? द डेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, डेड ब्लड सेल को भी ये क्या करता है? तो मारता है। याद रखना ये हमारे कफर सेल का काम होता है। और कहां पे? तो याद रखना हमारे यकृत में होता है। गर्भ निरोधक दवाई जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? तो मेरे भाई गर्भ निरोधक दवाई जो बनाई जाती है आपको पता होना चाहिए किस हार्मोन को मिलाकर के बनाई जाती है, तो किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है ये पूछा गया है। तो आप एक लाइन में जान लीजिए मेरे भाई गर्भ निरोधक की दवाई जो बनती है, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर गर्भ निरोधक की दवाई की बात करते हैं। गर्भ निरोधक दवाई की अगर हम बात करते हैं, ये जो गर्भ निरोधक दवाई है ये किससे बनाई जाती है? तो याद रखना मेरे भाई ये दवाई किस हार्मोन से बनाई जाती है? तो याद रखना एस्ट्रोजन हार्मोन की हम बात करते हैं। किसकी? तो एस्ट्रोजन हार्मोन, और साथ में मेरे भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन और हम लोग कहेंगे यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों के मिश्रण से बनाई जाती है ये दवाई, इस बात को ध्यान रखना। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से दवाई बनाई जाती है उसको कौन सा दवाई कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई गर्भ निरोधक दवाई कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और गर्भ निरोधक दवाई जो हमारा अनवांटेड 72 वगैरह होता है, अनवांटेड 72 की बात करते हैं, अनवांटेड 72 मार्केट में अवेलेबल होता है, उसके अंदर मेरे भाई ये दोनों हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इस तरीके से। एल्डोस्टेरोन हार्मोन हम लोग सेक्स हार्मोन को कहते हैं। चलिए आगे चलते, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और आप सभी लोग मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। कहता है कि सामान्यतः उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्यंद की बात कर रहा है। बहते हुए निस्यंद से किसका पूरा पुनरावशोषण होता है? पुनरावशोषण मतलब रीअब्जॉर्प्शन सबसे अधिक किसका होता है? तो याद रखना ग्लूकोज का होता है। किसका होगा मेरे भाई? तो याद रखना ये हमारा पूरा पुनर्अवशोषण होता है। ये हमारा क्या होता है? तो कहेंगे पूरा पुनर्अवशोषण अगर किसी का होता तो वो ग्लूकोज का होता है। इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ए ही दिया है शायद राइट आंसर। डबल एब्जॉर्प्शन अगर हमारा किसी में होता तो इसी में होता है। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन आपका यही एंड होता है। लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी साइंस थ्योरी वीक है ना, आप क्लासेस कर लीजिएगा। नया बैच हमारा जो चल रहा है आरंभ बैच, अगर किसी को लगता है कि स्टेट के लिए हमको कुछ करना है, चूंकि स्टेट का एग्जाम हमारा पहले हो जाएगा, तो एसटीटी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस का 1500 क्वेश्चन मेरे द्वारा जो पूरी तरीके से व्यवस्थित और पूरी तरीके से हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन लेकर के आए। जिनको भी एसटीटी देना होगा उनके लिए 1500 प्लस क्वेश्चन लेकर के हम आए और 1 महीने के अंदर
अंदर रगड़ करके उसको कराते हैं ताकि स्टेट की भी तैयारी उनकी अच्छी हो जाए। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो बैचेस देखने को मिल जाएगा। किसी को भी अगर लगता है कि एसटीटी के लिए अगर चाहिए प्रैक्टिस ऐसा चाहिए जो कि एक बार में हमारा एसटीटी क्वालिफाई हो जाए, तो मेरे भाई उसके लिए वो काम हम करेंगे, वो चीज आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। आप सभी लोग डेली लाइव आइए रात के 7 बजे, ठीक है? धन्यवाद।